अब मैं बिजनौर की बात इसलिए कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक शहर है बिजनौर, बहुत ही तारीखी शहर है। सर सैयद नबी तारीख सरकशी बिजनौर लिखा था, बहुत सारे कस्बात हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पैदा हुई हैं। उसी सरजमीन पे आज़ादी से 2 साल पहले एक बड़ी हस्ती पैदा हुई थी जिसे हामिद आफाक कुरैशी का नाम दिया गया था, जो दुनिया में H.A. कुरैशी के नाम से जाने गए। वो बुनियादी तौर पे कुछ साइंटिस्ट हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़े इदारे में एक गेस्टेड अफसर के तौर पे अपनी खिदमत दी हैं। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, लखनऊ वगैरह, उनकी डॉक्टरेट लखनऊ से किया उन्होंने, लेकिन वो इतिहास लेखन को उन्होंने एक धर्म की तरह से लिया और उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतिहास लेखन किया है कुरैशी साहब ने। इसीलिए बहुत ही सम्मानपूर्वक उनका नाम लिया जाता है। और अवध की तारीख के हवाले से जितने राइटर्स ने जो किताबें लिखी हैं वो जनाब हामिद आफाक कुरैशी को कोट करते हैं, वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। ये पुस्तक जिसके बारे में अभी अनंत विजय जी को हम सुन रहे थे, जिन्होंने जहाँ जहाँ से जो बातें कही शेरा पाठक को, और ये कुरैशी साहब की देन है कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक, हिंदी में भी ये पुस्तक आ चुकी है या नहीं बात है। मैं बहुत ही आदरपूर्वक, क्योंकि 10 ही मिनट का समय है, मैं कुरैशी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो माइक पे आएँ और अपनी बात करके अपनी तारीफ के साथ। साहब ने और विस्तार से आपके सामने इस पुस्तक के बारे में लिख दिया है, बता दिया है, कह दिया है, लेकिन महाराज फिर भी ये किताब बाबू जगत सिंह के पूरे बायोग्राफिकल इसके समझिए इसको कि जहाँ से उनका पहली इंफॉर्मेशन मिली वहाँ से लेके उनकी डेथ तक का पूरा हाल बयान करती है। लेकिन उसमें जो हाईलाइट करने लायक जो चीज़ें थी वो 3 थी। एक तो ये था कि 1754 से जब उनका पहला पता लगता है कि 1754 से में इनके दादा की डेथ हो गई थी, तो उस समय से बनारस के दूसरे राजा बलवंत सिंह जो सबसे योग्य शासक थे क्या नाम बनारस के, उन्होंने उनका लालन पालन किया, उनकी शिक्षा दीक्षा की और उनकी ट्रेनिंग की। जैसा कि एडिटर साहब ने आपको बताया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरे विभागों में और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है वो भी उन्होंने हासिल की, जैसा कि उस ज़माने का रिवाज था। लेकिन और जो दूसरे रिलेवेंट साइंसेस थी उन्होंने उसको भी पढ़ा। उसी में एक उन्होंने पर्शियन में बहुत बड़ी, प्रोज में भी और पोइट्री में भी, दोनों में बहुत बड़ा ज्ञान हासिल किया और वो इतने अच्छे कवि बने कि उनकी कविता सब हद अजीज थी, हर आदमी उसको उसकी सराहना करता है, चूँकि उस ज़माने में पर्शियन पोइट्री का बड़ा रिवाज था। तो अवध के एक नवाब ने उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था, यानी वो पहली शख्सियत है भारत में जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी। हम सरोजिनी नायडू जो जिनको जानते हैं, लेकिन उससे पहले जगत सिंह जी को उपाधि मिली थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि तमाम चीज़ें देखने के बाद, तमाम चीज़ों का पता लगाने के बाद आज तक हमको उनके बारे में ये नहीं पता लग सका कि उनका तखल्लुस क्या था, उनका कलाम या कोई भी एक शेर भी हमको नहीं मिल सका। तमाम जितने तस्करे जिसमें कि जिक्र होता है पर्शियन पोएट का वो देखे गए और देखे गए, इरेगुलर भी देखे गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों नहीं मिलता, क्या बात है? जिस शख्स से अंग्रेज इतने नाराज हो गए थे, चूंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी और उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था। पहले तो कहा कि नहीं इनको फांसी दे दी जाए, बाद में कहा नहीं इनको देश, इनको आजीवन कारावास दे दिया जाए। फिर जब काउंसिल के पास ये बात पहुंची तो काउंसिल कहा नहीं इनको देश से निकाल दिया जाए। उसके बाद भी जुलाई में ये चीज़ हो चुकी थी। फिर अगस्त में इनको फोर्ट विलियम में ले जाकर कैद भी कर दिया गया था और वहाँ वो कैद के दिन गुजार भी रहे थे। लेकिन अंग्रेज एक समझ नहीं पा रहा था कि इनको यहाँ रखा जाए या कहाँ रखा जाए। और 1799 में फिर उन्होंने फैसला किया कि इनको सेंट हेलेना भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? कि जिस ज़माने में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने की सोची थी, तो अवध, बिहार, बनारस की जमींदारी और तक और कलकत्ता तक के तमाम जो जमींदार थे उनको इन्होंने अभी तरफ मिला दिया था। 85,845 पर्सन को इन्होंने कमिट कर लिया था कि हम आपका साथ देंगे। उसके बाद ये हुआ कि जो इन्होंने एक एनवायरमेंट उनके चाहते थे कि जब जमन शाह हमला करे, वसोत हमला करे या
ऐसे समय में हमला करेंगे जब जैसे सिंधिया जी हमारी मदद कर सकें। लेकिन जिंदगी में देखिए कोशिशों को करने के लिए इंसान बहुत करता है, दूसरों के सहारों पे कब तक चलोगे, करंचों पे अपनी जिंदगी को कब तक चलाओगे, किसी दूसरे आसरों पे कब देख के अपनी कुछ आज़ादी को, किसी चीज़ को, तमन्नाओं को लाओगे सामने। ये आदमी सन 94 से सोच रहे थे कि मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि मैंने इनसे तमाम पिटीशन भेजे जो मेरे खिलाफ नाइंसाफियाँ हुई हैं उसको वो दूर करें, उन्होंने दूर नहीं किए बल्कि उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो तब वो सोचते थे कि मैं इनके खिलाफ बगावत करूँगा, लेकिन वो चाहते कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँगा, ये भी उनके जहन में अभी नहीं डेवलप हुआ था। 1798 में जब वज़ीर अली को अवध की गद्दी से उतार के बनारस में रखा गया, तब इन लोगों की मुलाकात हुई। तब उन्होंने कहा कि ये तो ख्याल मेरे दिमाग में 5 साल से था। तो उन्होंने पूछा कि आप हमारा साथ देंगे, तो उन्होंने कहा हम साथ देंगे। तो उस समय उन्होंने 98,896 पर्सन्स का कमिटमेंट ले लिया था कि जब कभी भी आप हमला करना चाहेंगे हम आपका साथ देंगे। लेकिन ज़मन शाह ने हमला नहीं किया, वो आ नहीं पाया। उनका जहनवाज जो भेजा गया था उसे राजपूत बीकानेर के इलाके से जब वो जा रहा था, उसको जो प्रेजेंट लिया जा रहा था उसकी वजह से उसको मार दिया। सिंधिया जी से कोई कमिटमेंट नहीं हो सका। तब उस वक्त ये हुआ कि वज़ीर अली को अचानक कलकत्ता भेजने का फैसला अंग्रेजों ने लिया। तब इनके पास मुश्किल से 10 या 15 दिन थे। तब उस वक्त ये लोग करते भाई ठीक है तो कलकत्ता चला जा, मैं भी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने नहीं, अब वो नहीं आ सकते, वो हमला नहीं कर सकते, सिंधिया जी हमारी मदद नहीं कर सकते, तो क्या हमारे बाजू नहीं है? क्या हमने कोशिशें नहीं की थी? जिन 90,000 लोगों ने हमारी मदद की, चलो उनसे फिर गुहार लगाते। 8 से 10 दिन के अंदर उन्होंने 12,000 से ज्यादा 12,357 करीब लोगों की फौज इकट्ठी कर ली और उस फौज से वो अंग्रेजों से लड़े और बनारस में 5 घंटे तक मुकम्मल लड़ाई होती रही। और उसके बाद फिर जाहिर बात है कि क्योंकि इनके पास आर्टिलरी नहीं थी तो वो हार गए। और हारने के बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग को जारी रखूंगा। और वो यहाँ से बनारस से फुटबॉल गए, गोरखपुर गए, बहराइच गए। लेकिन जगत सिंह जी ने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हार गए, ये जगह जंग में ही रहे। लेकिन इनकी जब कॉन्स्पिरेसी का अंग्रेजों को पता लगा तो उनको ये समझ में आया कि साहब ये आदमी को अगर यहाँ हिंदुस्तान में रखा गया तो ये फिर अगर आ गया तो इससे बड़ा बवाल मचाएगा। तो इसलिए इनको सेंट्रेला भेजने की चीज बनाई थी। बाकी उनके साथ क्या हुआ आपने बताया ही है। दूसरे इसके अलावा दूसरी चीज जो सर्व धर्म स्वभाव वाली वो बात भी आपको एडिटर साहब ने बता दी। तो उस जमाने में जब ये जगतगंज में मना रहे थे, इनको पता लगा कि साहब सारनाथ में एक जगह है जहाँ पर कुछ ईंटें या वो चीजें पाई जा सकती हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो जगह ये नीचे क्या है। वो जमीन में एक सदियों से दबी पड़ी हुई थी। जब उन्होंने उसकी खुदाई कराई तो 27 फीट तक खोद जा सके तो वहां पर उनको एक पत्थर की मंजूषा मिली। उस मंजूषा पत्थर का एक बक्सा मिला, उसमें एक हरे रंग की मंजूषा मिली जिसमें कुछ मानव हड्डियां थी, कुछ रतन थे, कुछ सोने की पत्तियां थी, ये सब था। और वहां पर एक बुद्ध जी की प्रतिमा भी मिली। तब उससे उनको अंदाजा हुआ कि ये तो भाई धार्मिक स्थल है। तो उन्होंने उसी वक्त सारनाथ की में जो खुदाई करवा रहे थे उसको रोक दिया और उसने अब इसके आगे नहीं होगी और उसको अपना नाम दिया क्योंकि वो उनकी जमींदारी में आता था सारनाथ, ताकि ये आगे के लिए संरक्षित हो सके। उस समय से तो वो उसके संरक्षण करने वाले बने। सारनाथ या बुद्धिज्म का सेंटर का पता लगाने वाले जगत सिंह जी हैं, कनिंघम या कोई और नहीं है। अंग्रेजों ने यही कहा और कहा कि ये तो दीवान थे चेत सिंह के, इन्होंने वहां से खोद के विनष्ट कर दिया। उन्होंने विनष्ट नहीं किया। 12 फीट उन्होंने खोदा था, 6 फीट की ईंटें और पत्थर उन्होंने निकाले थे तो 6 फीट को ऐसे ही छोड़ दिया। पत्थर की जो मिला था बक्सा उसको वहीं छोड़ दिया और जो मिली थी मंजूषा उसको फौरन से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भेज दिया 1794 में। सब कहते हैं कि साहब ये 1794 का वाकया है, लेकिन उन्होंने तो 1787 में खुदाई शुरू की थी, तभी उनको ये चीजें मिल गई। यानी 1787 इज द डेट
of the discovery of Sarnath and Buddhist ruins. तो उस जमाने से उन्होंने प्रिजर्वेशन किया। इन्होंने जो अंग्रेजों ने एक्सकेवेशन की उसमें उन्होंने बुरी तरीके से उसका सत्यानाश किया और वहाँ से जो मूर्तियाँ मिली, वहाँ से जो पत्थर मिले, उसको जो उन्होंने 2 पुल बनाए बनारस में, उसके अंदर डाला। 60-65 मूर्तियाँ उसी में डाली, तमाम तरह की वो डाली। तो जगत सिंह इस किताब से में हमने मतलब इन सब चीज़ें फैक्ट्स वगैरह को निकाल के दिखाया है कि he was the preserver and the Britishers were the destroyer of Sarnath. He was not the destroyer of Sarnath. That is in brief which I like to tell you.